आंसर आया y-2x = -19। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह से आपको क्वेश्चन दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के करने से पहले आप एक बार थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिए। बेसिकली क्या होता है, जो लाइन होता है, लाइन की इक्वेशन कई तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है। तो आप पहले समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को आपने कब कब देखा, जब आपके पास पहला केस आया कि आपके पास पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2, तो आपने लाइन की इक्वेशन लिखी बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। फिर आपने दूसरी कंडीशन बनाई कि लाइन का आपको स्लोप पता है और फिक्स पॉइंट पता है, तो भी आपने लाइन की इक्वेशन लिख ली y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। फिर आपने यहां पर देखा कि एक लाइन का फॉर्म होता है, उस लाइन के फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को हम लोग ने मॉर्निंग में ही देखा था, अब हम लोग इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी लाइन को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये जो m होता है वो होता है लाइन का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन। और जो c होता है, c को हम लोग कहते हैं c इज y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ये होता है c का मतलब। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि हम किसी भी लाइन का x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना चाहें, तो ये बात मैंने आपको दोबारा ही सुबेरे सुबेरे बताई थी कि अगर हम x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y की जगह 0 पुट कर देते हैं, अगर हम y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालते हैं तो हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो बेटा अगर हम इसमें y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो वो निकल आएगा। कैसे निकलेगा, हम उसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे। जैसी बेटा इस हम इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी, दैट मीन्स y इक्वल टू सी। इसलिए बच्चों हम c को क्या कहते हैं, c को कहते हैं हम y एक्सिस इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो आपको ऑपरेशन करना है इस वाली इक्वेशन पे कि अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते ही हमारे पास लाइन का स्लोप और y एक्सिस इंटरसेप्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन से स्लोप लिखना हो तो उसका भी एक मेथड होता है। जैसे स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इस लाइन का स्लोप लिखना चाहें तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या हम इस लाइन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना करके भी इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्टली इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। एक सेकंड सर, मैं समझा नहीं, हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ठीक है, एक बार देखो थ्योरी पढ़ो क्या लिखा है। y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c, और y इज इक्वल टू c। हाँ सर, ये पार्ट समझा, बट स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी क्यों ले रहे हैं? हाँ, वही मैं नहीं समझा। तो वही तो बेटा बताना स्टार्ट किया है। यहाँ से y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू आएगी माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। ये हो गए। तो अब ध्यान से देखो, जब हम इस y की इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्लोप क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाई बी, और y एक्सिस इंटरसेप्ट की जगह क्या दिखेगा, माइनस सी बाई बी। ये होता है किसी भी लाइन से स्लोप निकालने का मेथड। अगर आप किसी भी लाइन से स्लोप निकालना चाहते हैं तो आप उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक आपका स्लोप वहां से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड चाहते हैं तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है स्लोप निकालने का किसी भी लाइन से। क्या डायरेक्ट मेथड होता है वो भी आप समझ लीजिए।
अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप स्लोप डायरेक्टली लिख सकते हो। स्लोप हो सकता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, ए है, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो बी। किसी भी लाइन की इक्वेशन से आप डायरेक्टली स्लोप भी लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट स्लोप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करिए, तब आपको कंपेयर करने पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपको स्लोप देगा। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं दोबारा, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल को जब हम लेंगे तो ही आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। तो देखिए हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो सुबह हम लोग ने ए पार्ट किया था, अब हम बाकी 3 पार्ट करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए तो बेटा ये हमारे 3 पार्ट है जो हमें करने हैं। देखिए भाई, पहला पार्ट क्या है, बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या लिखा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, वो लाइन किससे पास कर रही है, 4, -6, और ये लाइन किसी गिवन लाइन के पैरेलल है। मान लो इस वाली गिवन लाइन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 6। तो मैंने कहा कि आप जब इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो 4, -6 से पास कर रही है, तो उसका वही स्लोप होगा जो इस नीचे वाली लाइन का स्लोप है। तो नीचे वाली लाइन का स्लोप क्यों होगा बताइए, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बात आपको पहले भी बताई गई है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखिए, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। अब बेटा जल्दी से बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन से आप स्लोप क्यों नहीं निकाल पा रहे। तो स्लोप निकालने का तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया। स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसको यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1, y का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो स्लोप क्या आ गया लाइन का, -1/2। और अगर आप इससे नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली आप इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब बेटा y की वैल्यू निकालोगे तो वो y की वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी, जिसको आप जब y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो आपको स्लोप वही दिखेगा जो आपने डायरेक्टली निकाला है। क्या दिख रहा है, स्लोप इज -1/2। तो बेटा अब आपको पता होना चाहिए कि आप इस लाइन का स्लोप क्या लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, और लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो बेटा बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 is equal to slope times x that is - x1। -1/2 x - 4। ये चलिए, हाँ, अब हम लोग फिर से एप्लीकेशन करते हैं। अभी हम लोग ने बी पार्ट में इसका एप्लीकेशन किया, अब हम लोग सी पार्ट में दोबारा एप्लीकेशन करते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो है आपकी रिक्वायर्ड लाइन ये। लेकिन ये जो लाइन है एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो सुबह ही क्वेश्चन किया था। आपको बेटा इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास हो रही है, 6,1 से। लेकिन ये रिक्वायर्ड लाइन एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसके परपेंडिकुलर है उस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 2x - 3। तो बेटा बताओ इसका स्लोप क्या है, 2। यस, डायरेक्टली आपने y = mx + c से कंपेयर किया और आपने बताया सर इसका स्लोप हो गया 2। तो बेटा इस परपेंडिकुलर लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है जो 6,1 से पास कर रही है, उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, तुम कहोगे सर उसका हो जाएगा -1/2, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1/2। तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए -1/2, क्योंकि -1/2 और 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। अब बेटा डायरेक्टली आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्लोप है और फिक्स पॉइंट है। तो लाइन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी बेटा, डायरेक्टली y - y1 = m times x - x1। हो गया सी पार्ट, समझ में आया।
डी पार्ट बेटा सेम है। पहले आप ये काम करिए कि पहले आप सी पार्ट करिए, सी पार्ट, बी पार्ट और फिर लास्ट वाला पार्ट खुद से अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल सेम है, और Okay. अटेम्प्ट करके पीछे से आंसर मैच करिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक डी वाले पार्ट को दोबारा चेक कर लेते हैं। डी वाला पार्ट आपने कैसे किया है? डी वाले पार्ट में आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास कर रही है, 8, -3 से, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी है, वो क्या है, वो है आपकी 2x - 3y - 12 = 0। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 2/3। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? मान लो वो m2 है, कितना होगा वो? -3/2। ठीक है, तो बेटा आपके पास डाटा आ गया। परपेंडिकुलर जो उसकी लाइन होगी जो 8, -3 से पास हो रही है, उसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। क्या आएगा आंसर? y - y1 = m M टाइम्स x - X1. x1। चेक करो, आपने ये लिखा है? हाँ ठीक है, हाँ सर। ये लिखा था। हाँ ठीक है, फिर क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बेटा ये आपका ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे किया आपने? आंसर मैच कर रहा है पीछे से? एक सेकेंड आप, नहीं मैंने थर्ड डी किया था, मेरी गलती से मुझे लगा थर्ड और फोर्थ सेम है। अच्छा, मुझे, मैं थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, बुक फोर्थ बेटा में ही सामने था। रख लो। हाँ 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 हाँ। चलो देखो, अब आपके पास बेटा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके ओके। पास पॉइंट गिवन है, एक 5,2, एक है -3,6। हमें क्या करना है बेटा? हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसको मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, इस एक वाली लाइन सेकेंड, की इक्वेशन। परपेंडिकुलर है तो विल इट बी -1? तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कहाँ से पास होगा? इनके मिड पॉइंट से पास होगा। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बेटा मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा? मिड पॉइंट आएगा आपका दैट इज m, विच इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी ये कहाँ से पास होने वाली है लाइन? दिस इज 2/2, 8/2। द पॉइंट बिकम्स 1,4। तो ये लाइन किससे पास होने की बेटा? 1,4 से पास होगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1,4 से पास करेगा। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो इस लाइन का हमें स्लोप भी चाहिए। चलिए, तो हाँ। उस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? ये लाइन इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें L2 लाइन की इक्वेशन चाहिए, और L2 और L1 आपस में परपेंडिकुलर है। तो L1 का स्लोप बताओ बेटा कितना होगा? स्लोप ऑफ लाइन L1, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। -3 तो -2, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 4 4 अपॉन upon -8, -8, so 1 दैट upon इज -2. -1/2। 1 अपॉन -2 या -1/2 एक ही हाँ। बात। अब बेटा हमें क्या चाहिए? हमें तो इसके परपेंडिकुलर लाइन L2 का स्लोप चाहिए। तो बेटा बताएंगे L2 का स्लोप डायरेक्टली किससे क्या होगा? वो सर वो 2 हो जाएगा, क्योंकि m1 m2 बराबर -1 होता है। और हम्म ये किससे पास कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो बेटा इस L2 लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगी बेटा? ये दिस इज y - y1 = m टाइम्स x - x1। आंसर आ गया। एक सेकंड, तो इतना ही करना है फोर्थ फोर्थ ए के लिए? ये हो गया बेटा फोर्थ का ए पार्ट, यस। आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, तो फाइंड दी। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, फिर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल के चेक करते हैं। तो तीनों में एक ही काम है, हमको बार बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। अब हम बी वाले पार्ट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं।
तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं और इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास बेटा ये दो पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट है आपका -2, -5, दूसरा पॉइंट है 8, 1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता होता है कि उस लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से पास करता है। तो सबसे पहले हम ये मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो बेटा मिड पॉइंट कितना आया, 8 - 2 यानी कि 6/2। ये हो गया माइनस का 4/2। तो बेटा आपका मिड पॉइंट निकल के आया 3, -2। यानी आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पास करेगी 3, -2 से। अब हमको उस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप चाहिए। तो ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना है, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया बेटा 6/10, दैट इज 3/5। अब हमको चाहिए स्लोप ऑफ लाइन L2। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 हो जाएगा, वो उसके परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा -5/3। अब बेटा हमको स्लोप ऑफ लाइन L2 पता है और L2 लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है 3, -2 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज क्या होगी बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m m टाइम्स into x minus x x. माइनस x1। अब चेक करो, आपने यही काम किया है तो आपका आंसर मैच करेगा। सेम प्रोसेस हमने फिर से रिपीट किया। Okay. कर पाए बेटा? हाँ सर, बस वो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा मेसअप हो गया तो। यहाँ पे आपको सी पार्ट में बिल्कुल सेम काम करना है। ये आपका सी पार्ट हो गया, हाँ तो एक बार सर, सी पार्ट को हम लोग हो रिव्यू गया। कर लेते हैं कि अब आपने किया है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सी पार्ट हाँ, में भी अगेन ठीक सेम हो काम गया। करना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। बार बार वही सेम डायग्राम बनता है। ये लाइन हो गई और ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये लाइन है L1 बराबर 0, ये लाइन है L2 बराबर 0। ये लाइन पास कर रही है -2, -7 और 5, -4 से। तो हमें इसका मिड पॉइंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट होगा -2 प्लस 5/2 -7 -4/2। ये पॉइंट निकल के आ गया 5 - 2 विच इज 3 और दिस इज -11/2। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमें स्लोप निकालेंगे लाइन L1 का, वो होगा y2 माइनस y1 हम्म, अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया हम्म, 3 और ये हो गया 7, 3/7। अगर L1 का स्लोप ये है तो जो L2 का स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस का 7/3। अब बेटा हमारे पास फिक्स पॉइंट भी आ गया। फिक्स पॉइंट ये है हमारे पास जिससे वो लाइन पास कर रही है। स्लोप भी हमको पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन हम्म, L2 is y minus y1 is equal to m times x minus x1। चेक कर लो बेटा, ये तुम्हारे पॉइंट x1 y1 ऑलरेडी गिवन है। आंसर आया तुम्हारा, ये आंसर आ सर। गया। हाँ y सर। minus y1 is equal to m times x minus x1। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3 से आगे कंटिन्यू हो रही है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे इसको रिव्यू करते हैं सबसे The पहले। line L1 passes through points P and Q. The line L2 लाइन, is हाँ oh, line इसमें लिखा है, L2 is parallel to L1 and passes through the point O, comma minus 1. The point R lies on L2 such that QR is perpendicular to L2. Find the coordinates of R. तो ये अभी हमने
टेंटेटिव डायग्राम बनाए हैं। लाइन L1 किससे पास कर रही है, -10,1 2,10 से ये लाइन L1 जो है पास कर रही है। ठीक है, द लाइन L2 is parallel to लाइन L1। कोई लाइन L2 है वो L1 के पैरेलल है, तो ये लाइन हो गई L2 और L1 और L2 पैरेलल है। इसका मतलब जो स्लोप L1 का होगा वही स्लोप L2 का होगा, तो दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे। तो L1 का स्लोप कितना होगा, दिस इज 10 - 1 अपॉन 2 + 10 which is 9/12। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी इसका भी स्लोप L2 लाइन का कितना होगा, सेम हो जाएगा क्योंकि लाइंस आपस में पैरेलल है। तो L2 लाइन का स्लोप हो जाएगा 3/4। और L2 लाइन किससे पास कर रही है, 4, -1 से। तो L2 लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। L2 लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L2, दिस इज y - y1 is equal to m times x - x1। फिर कह रहा है द पॉइंट R lies on L2। L2 लाइन पे कोई पॉइंट R लाई करता है such that QR is perpendicular to L2। ठीक है, तो यहां पर आपको पास एक R पॉइंट है। अब R पॉइंट मेरे को पता नहीं है क्या है, लेकिन R पॉइंट जो है वो लाइन L2 पे लाई करता है, तो हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं A, B। ठीक है, ओके, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, दिस इज A, B। ओके, तो R पॉइंट कहाँ लाई करता है, L2 पे, तो लिख देंगे सिंस R पॉइंट लाई ऑन L2 that is R satisfies the equation of line L1 is perpendicular to L2। L2। तो चलिए R जो है सेटिस्फाई करेगा L2 लाइन को क्योंकि उस पे लाई करता है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या है, A, B। तो इस वाली इक्वेशन में, L2 वाली इक्वेशन में y की जगह b पुट कर दीजिए और x की जगह a पुट कर दीजिए। तो y की जगह b पुट कर दिया और x की जगह a पुट कर दिया, तो आपके पास a और b में एक रिलेशन बन गया। फिर उसके बाद बता रहा है कि जो QR है वो परपेंडिकुलर है L2 के। देख लेते हैं, QR जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो Q और कहां पर है, ये आपका, मैं Q कोऑर्डिनेट बनाता हूं। Q के कोऑर्डिनेट है 2, 10 और R के कोऑर्डिनेट है A, B। तो QR किसके परपेंडिकुलर है, QR परपेंडिकुलर है L2 के, यानी कि QR और L2 के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो बेटा L2 के स्लोप कितना होगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ L2, L2 का स्लोप है 3/4, ये तो पहले से लिखा हुआ है, जो L2 का स्लोप है वो 3/4 है। ठीक है, ओके, तो अगर L2 का स्लोप 3/4 है और QR L2 के परपेंडिकुलर है, तो जो QR का स्लोप हो जाएगा वो उसका -4/3 हो जाएगा, 4/3 बिकॉज क्योंकि दोनों -1। परपेंडिकुलर है। यस, हाँ, तो ये QR का स्लोप आ जाएगा, और QR का स्लोप हम वैसे भी जानते हैं कि क्या है, QR का स्लोप हो जाएगा y2 - y1 is equal अपॉन to x2 - x1। -x1। तो यहां से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सही से लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, 3b - 30 इज इक्वल टू माइनस का 4a प्लस का 8। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 38। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऊपर बनी है और सेकेंड इक्वेशन आपकी नीचे बनी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 को पहले हम सही ढंग से लिख लें, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 3a - 12, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3a - 4b इज इक्वल टू 60।
ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई ठीक ढंग के फॉर्म में। और 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान काम होता है, हम लोग बी के या ए के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का। चलो, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12 बी, 16 3 जा 48। और इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 है, 4 3 जा 12 बी, 38 into 4, 38 into 4, 4 8 जा 32, 38 into 4, 152. 4 3 जा 12, 13 14 15, So 152. अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, जैसे हम ऐड करेंगे तो माइनस के 12b से प्लस का 12b कैंसिल हो जाएगा। 9a प्लस 16a हो जाएगा 25 और 48 प्लस 152, 8 और 2 हुआ 10, 5 4 9 और एक 10, एक और एक 2, यहाँ से a आ जाएगा 200/25, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8। a आपका 8 आ गया तो b भी निकल आएगा। तो किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से आप a की वैल्यू रख के b निकाल सकते हैं। तो हम यूज करते हैं बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में है आपके पास 3a minus 4b is equal to 16। इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 8 minus 4b is equal to 16। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 8 24 हो गया, minus 16 is equal to 4b। तो 24 minus 16 कितना हुआ, 8। 16 8 is equal to 4b, यानी b is equal to 2। b is equal to 2. हाँ, तो बेटा आपके पास r के कोऑर्डिनेट आ गए। r के कोऑर्डिनेट थे a, b। अब आप a भी निकाल चुके हो, 8 है, और b भी निकाल चुके हो, 2 है। तो r के कोऑर्डिनेट आ गए 8, 2। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस क्वेश्चन में वर्किंग है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा वैसे वैसे क्वेश्चन में करते जाओ। कह रहा लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 से यूज करके दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लो। लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल कर दो। उसके बाद इक्वेशंस बनानी होती है, इक्वेशंस बनाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा।